Greetings for the day, dear students. In the chain of my lectures on organic synthesis via enolates, this is my third lecture and today I'll discuss about the reactions of ethyl acetoacetate. आज मैं आपको ethyl acetoacetate की अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगी. एथिल एसिटोएसिटेट या इसको हम शॉर्ट में EAA या एसिटोएसिटिक एस्टर AAE का एल्किलेशन पहले हम इसमें पढ़ेंगे. एथिल एसिटोएसिटेट के एल्किलीकरण का एंड प्रोडक्ट अंतिम उत्पाद अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसीटेन होता है. इसको हम कई स्टेप्स में इस रिएक्शंस को संपन्न करते हैं. पहले हम एथिल एसिटोएसिटेट या एसिटोएसिटिक एस्टर का फर्स्ट स्टेप में हम सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फिर सेकंड स्टेप में हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं. इसमें हमको एल्किल एसिटोएसिटिक एस्टर प्राप्त होता है. इसका हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके हीट करते हैं तो हमको अल्फा प्रतिस्थाई एसीटोन मिलता है या अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसीटोन प्राप्त होता है. ये जो रिएक्शन है ये कई स्टेप्स में पूरी होती है. सबसे पहले क्या होता है कि सोडियम लवणों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, क्योंकि इसके मेथिलीन समूह के दोनों ओर के हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होते हैं. अतः सोडियम एथॉक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करके ये सोडियम सॉल्ट बनाते हैं. जैसा कि हम देख रहे हैं एसिटोएसिटिक एस्टर सोडियम इथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है और हमको मोनोसोडियम सॉल्ट मिल रहा है. अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप में सोडियम सॉल्ट्स का एल्किलेशन या एसाइलेशन होता है. एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स. इन सोडियम सॉल्ट्स की जब हम एल्किल हैलाइड अथवा एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटोएसिटिक एस्टर का एल्किल अथवा एसिल डेरिवेटिव बनता है. जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अभी जो पिछले फर्स्ट स्टेप में हमको जो सोडियम सॉल्ट मिला था उसको हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो मोनो एल्किल डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है. इसी तरीके से अगर एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मोनो एसाइल डेरिवेटिव प्राप्त होगा. अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं. जब एसिटोएसिटिक एस्टर को अथवा इसके एल्किल डेरिवेटिव को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो एसिटोएसिटिक एस्टर का जल अपघटन हो जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और जो मुख्य उत्पाद है, जो मेन प्रोडक्ट है, उसके रूप में हमको एसिड प्राप्त होता है. इसलिए उसको हम एसिडिक जल अपघटन या अम्लीय जल अपघटन या एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं. जैसा हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि हमको क्या प्राप्त हो रहा है, मेन प्रोडक्ट के रूप में हमको एसिड्स प्राप्त हो रहे हैं. नेक्स्ट इज कीटोनिक हाइड्रोलिसिस. जब एसिटोएसिटिक एस्टर अथवा इसके एल्किल व्युत्पन्न एल्किल डेरिवेटिव को डाइल्यूट एसिड्स या एल्कली के साथ गर्म किया जाता है तो ये जल अपघटित होकर हाइड्रोलाइज होकर मुख्य उत्पाद के रूप में कीटोन बनाता है. द कीटोन इज द मेन प्रोडक्ट. इसलिए इसको हम कीटोनिक जल अपघटन या कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसिटोएसिटिक एस्टर का हम जब जल अपघटन कर रहे हैं, क्षारों के साथ हम इसको गर्म कर रहे हैं तो हमको मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कीटोन प्राप्त हो रहा है. इसलिए इसको हमने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कहा. इन जो हमने अभी 4 रिएक्शंस को अभी पहले पढ़ा, इनकी सहायता से हम कई प्रकार के अम्लों, एसिड्स और कीटोन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं. अब एसिटोएसिटिक एसिड की कुछ जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं, संश्लेषित अनुप्रयोग हैं, वो हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे. सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एसिटोएसिटिक एस्टर या इसके एल्किल या डाई एल्किल डेरिवेटिव्स के अम्लीय जल अपघटन से हमको विभिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं. अम्लीय जल अपघटन में CH3COOH समूह तो जल अपघटन से आता है, लेकिन शेष 2 मुक्त संयोजकताओं में जो फ्री वैलेंसीज हैं में जिस प्रकार के ग्रुप की आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप एसिटोएसिटिक एस्टर का एल्काइलेशन कर लेते हैं
और उसके पश्चात उसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनोइक एसिड का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को हमने अलग कर लिया और बाकी CH3 ग्रुप को हमने एक साथ इसकी सरलता के लिए इसको ऐसे करके लिख लिया। अर्थात हमें एक्टिव मेथिलीन समूह में एक मेथिल समूह जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि एसिटोएसिटिक एस्टर लिया, अब इसको पहले सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई। तो क्या होगा कि इसमें हमको पहले इसकी हाइड्रोलिसिस हुई और फिर उसके बाद में एसिडिक जल अपघटन जैसे हमने किया तो हमको क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से ब्यूटेनोइक एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सूत्र को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको बनाने के लिए सक्रिय मेथिलीन समूह में एक एथिल समूह जोड़ना पड़ेगा। तो हम हैलाइड कौन सा लेंगे, एथिल हैलाइड लेंगे। अगर मेथिल समूह जोड़ना था तो हमने मेथिल हैलाइड लिया, एथिल समूह जोड़ना है तो हमने एथिल हैलाइड लिया। और इस प्रकार सेम तीनों स्टेप्स को यदि हम रिपीट करेंगे तो हमको ब्यूटेनोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। आइसोब्यूटायरिक एसिड अर्थात 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड का संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ आइसोब्यूटायरिक एसिड, दैट इज 2-मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड का सूत्र हमने लिख लिया। अब इसके करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसिटोएसिटिक एस्टर का डाइमेथिलीकरण करना पड़ेगा। तो वही 3 स्टेप किए, पहले सोडियम इथॉक्साइड, फिर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन और इससे क्या हुआ, मोनोमेथिल डेरिवेटिव मिला। फिर वापस इन्हीं 2 स्टेप्स को हमने रिपीट किया सोडियम इथॉक्साइड के साथ और फिर देन मिथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई और फिर हमको क्या करा, हमने इसका जल अपघटन करा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, तो हमको आइसोब्यूटायरिक एसिड प्राप्त हो गया। ना नेक्स्ट इज सक्रिय वैलेरिक एसिड, एक्टिव वैलेरिक एसिड अथवा एथिल मेथिल एसिटिक एसिड या मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड का संश्लेषण। इसका सूत्र उसी तरीके से हमने खोल के लिख लिया, CH3 समूह को हमने अलग से दिखा दिया फॉर सरलता के लिए। अब क्या होगा, इसका संश्लेषण करने के लिए एसिटोएसिटिक एसिड का पहले एथिलीकरण फिर मेथिलीकरण करवाकर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो वही फर्स्ट स्टेप में सोडियम इथॉक्साइड एंड देन क्योंकि हमको पहले एथिलीकरण करना है तो हमने एथिल ब्रोमाइड लिया, एथिल डेरिवेटिव मिल गया। अब सेकेंड स्टेप में हमको मेथिलीकरण करना है तो वापस जो अब हमने हैलाइड लिया वो मेथिल ब्रोमाइड लिया और उसके बाद में इसका हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो एक्टिव वैलेरिक एसिड प्राप्त हो गया। सेकेंड इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हम एसिटोएसिटिक एस्टर के मोनोसोडियम सॉल्ट को आयोडीन अथवा किसी अल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन के साथ अभिकृत करवाते हैं तो एसिटोएसिटिक एस्टर के 2 अणु परस्पर संघनित होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और इस कंडेंस्ड मॉलिक्यूल का जलीय अपघटन करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। क्योंकि इस रिएक्शन में 2 अणु संघनित होते हैं, 2 अणु कंडेंस होते हैं, अतः बना हुआ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कम से कम 4 कार्बन परमाणुओं वाला होगा। और इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। सबसे पहले है सक्सीनिक एसिड का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ सक्सीनिक एसिड। क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन एटम्स हैं अतः एसिटोएसिटिक एस्टर के मोनोसोडियम सॉल्ट को आयोडीन के साथ गर्म करके फिर हम इसका जल अपघटन करवाते हैं। जैसे हमने इस रिएक्शन में देखा कि इसके हम मोनोसोडियम सॉल्ट को आयोडीन के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं और उसके बाद में उसका बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसका जलीय अपघटन करते हैं तो सक्सीनिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज ग्लूटारिक एसिड का सिंथेसिस। इस अम्ल में 5 कार्बन परमाणु होते हैं अतः हमें एसिटोएसिटिक एस्टर के मोनियम सोडियम सॉल्ट की डाइक्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करवानी होगी।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एसीटोएसिटिक एस्टर का मोनोसोडियम सॉल्ट लिया और डाइक्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और वो जो प्रोडक्ट बना उसका जलीय अपघटन करने पर ग्लूटारिक एसिड प्राप्त हो रहा है। एडिपिक एसिड का सिंथेसिस। इस एसिड में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, अतः हम 4 कार्बन परमाणुओं के बाद में 2 कार्बन परमाणु और अधिक चाहिए, इसलिए हम एसीटोएसिटिक एस्टर के मोनोसोडियम सॉल्ट की 2 कार्बन परमाणु वाले अर्थात डाई हैलोजन डेरिवेटिव अर्थात 1,2 डाइक्लोरोइथेन से अभिक्रिया करवाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने क्या लिया, एसीटोएसिटिक एस्टर का मोनोसोडियम सॉल्ट लिया और इसकी हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, 1,2 डाइक्लोरोइथेन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और फिर उसका बने हुए प्रोडक्ट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमको एडिपिक एसिड प्राप्त हो रहा है। अनसैचुरेटेड एसिड्स का निर्माण। किसी अनसैचुरेटेड एसिड को बनाने के लिए एसीटोएसिटिक एस्टर के कार्बोनिल यौगिकों के साथ संघनन करवा के या कंडेंसेशन करवा के बने हुए प्रोडक्ट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। उदाहरण के लिए क्रोटोनिक एसिड बनाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, इसके लिए हम CH3CH डबल बॉन्ड वाला समूह लाने के लिए अर्थात अनसैचुरेटेड ग्रुप हमको लाना है, तो एसीटोएसिटिक एस्टर का एसिटल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन करवाते हैं और इस मेथड से जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होता है। इसको हम नोवेनाजल रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अभी हमने स्टेप्स पढ़े उनके अनुसार हमको क्या मिल रहा है, क्रोटोनिक एसिड जिसको हम 2-ब्यूटेनोइक एसिड भी कहते हैं प्राप्त हो रहा है। कीटोनिक एसिड्स का संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ कीटोनिक एसिड। इस विधि से हम गामा कीटोनिक एसिड्स ही बना सकते हैं। यदि एसीटोएसिटिक एस्टर के मोनोसोडियम सॉल्ट की अल्फा हेलोजिनाइज्ड फैटी एसिड के एस्टर के साथ रिएक्शन करवाई जाए और बने हुए प्रोडक्ट का कीटोनिक जल अपघटन करवाया जाए तो गामा कीटोनिक एसिड प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल हम गामा कीटोनिक वैलेरिक एसिड का निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम क्लोरोएसिटिक एसिड लेंगे और क्या लेंगे, एसीटोएसिटिक एसिड का मोनोसोडियम सॉल्ट लेंगे और फिर जो प्रोडक्ट बना उसका कीटोनिक जल अपघटन करेंगे तो गामा कीटोनिक एसिड प्राप्त हो रहा है। इस अम्ल का IUPAC नामकरण तो 4-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड या ब्यूटेन 3-on-1 कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि सामान्य भाषा में हम इसको बीटा एसिटाइल प्रोपियोनिक एसिड, गामा कीटोवैलेरिक एसिड या लेब्यूलिक एसिड कहते हैं। 5th रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स का संश्लेषण। जब एसीटोएसिटिक एस्टर का कीटोनिक जल अपघटन करवाया जाता है तो एसीटोन बनता है जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु एक्टिव वाले हैं, अतः एसीटोएसिटिक एस्टर की मदद से हम कोई भी ऐसा कीटोन बना सकते हैं जिसमें CH3COCH CH समूह हो और शेष जो दोनों संयोजकता हैं, जो रिमेनिंग 2 वैलेंसीज हैं, उन पर कोई भी एल्किल समूह अथवा हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फर्स्ट है एथिल मेथिल कीटोन या ब्यूटेनोन का संश्लेषण। एथिल मेथिल कीटोन को बनाने के लिए हम एसीटोएसिटिक एस्टर में एक मेथिल समूह हमको इसमें इंट्रोड्यूस करना होगा, इसमें मेथिल समूह लाना होगा। अतः हम एसीटोएसिटिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट की मिथाइल हैलाइड से रिएक्शन करवा के बने हुए जो प्रोडक्ट है उसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन को हम देख सकते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एथिल मेथिल कीटोन प्राप्त हो रहा है। सेकेंड है मेथिल सेकेंडरी टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन अथवा 3-मेथिल-2-पेंटानोन का संश्लेषण या सिंथेसिस। इसके सूत्र को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा हमने यहाँ देखा। अतः इसमें 2 एल्किल समूह एथिल व मेथिल की आवश्यकता है। हम एसीटोएसिटिक एस्टर में 2 भिन्न भिन्न एल्किल समूह लाने होंगे तो आकार में बड़ा समूह को हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले इसमें जोड़ते हैं। अतः एसीटोएसिटिक एस्टर में हम क्या करेंगे, पहले हम इथाइल आयोडाइड लेंगे
और फिर उसके बाद में सेकेंड वाली जो हमें समूह इंट्रोड्यूस करना है उसमें हम मिथाइल आयोडाइड लेंगे और फिर कीटोनिक जल अपघटन करने पर 3-मेथिल 2-पेंटेनोन प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है डाई कीटोन्स का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ डाई कीटोन्स। 2 कीटोनिक समूह वाला यौगिक डाई कीटोन कहलाता है। जैसा हम जानते हैं वह कीटोनिक समूहों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर ये अल्फा, बीटा या गामा डाई कीटोन हो सकते हैं और एसिटोएसिटिक एस्टर की मदद से हम बीटा अथवा गामा डाई कीटोन्स का निर्माण कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे बीटा डाई कीटोन्स का निर्माण। एसिटाइल एसीटोन या पेंटेन 2,4 डाईओन एक बीटा डाई कीटोन है और इसको बनाने के लिए हम एसिटोएसिटिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट की एसिटाइल क्लोराइड के साथ क्रिया करवाकर बने हुए प्रोडक्ट का कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हमने क्या लिया, पहले तो वही पहला स्टेप है सोडियम इथॉक्साइड एंड देन हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको एक बीटा डाई कीटोन या एसिटाइल एसीटोन प्राप्त होगा। नेक्स्ट है गामा डाई कीटोन्स का निर्माण। इसके लिए हम एसिटोएसिटिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट का आयोडीन के साथ कंडेंसेशन करवाते हैं, संघनन करवाते हैं और बने हुए प्रोडक्ट की कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसिटोएसिटिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट लिया और इसको हमने आयोडीन के साथ कंडेंस करवाया और जो प्रोडक्ट बना उसको हमने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस किया तो हमको एक गामा डाई कीटोन मिला जिसका नाम है एसीटोनिल एसीटोन या हेक्सेन 2,5 डाईओन। नेक्स्ट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसिटोएसिटिक एस्टर से प्रारंभ करके कई प्रकार के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का निर्माण किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है गामा डाई कीटोन भी एसिटोएसिटिक एस्टर की भांति चलावयवता दर्शाते हैं। दे शो टॉटोमेरिज्म और कीटो तथा इनोल रूप में पाए जाते हैं। तो एसिटोएसिटिक एस्टर से पहले हम एक गामा डाई कीटोन बनाते हैं और फिर इसके इनोल रूप की फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड या P2S5 अथवा NH3 के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्रमशः हमको फ्यूरन, थायोफिन और पिरोल मिलते हैं जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं। एक ऑक्साजोल डेरिवेटिव बनाने के लिए एसिटोएसिटिक एस्टर का हाइड्रोक्सिल अमोन के साथ कंडेंसेशन करवाते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने एसिटोएसिटिक एस्टर का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कंडेंसेशन करवा रहे हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और फिर उसके बाद बने हुए प्रोडक्ट में से एक एथिल अल्कोहल का अणु निकलता है और हमको 3-मेथिल आइसोऑक्साजोल 5-ओन प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से पायरेजोल डेरिवेटिव बनाने के लिए एसिटोएसिटिक एस्टर का फेनिल हाइड्राजीन के साथ कंडेंसेशन करवाते हैं और इसमें एक जल का अणु निकलेगा, फिर एथिल अल्कोहल का एक अणु निकलेगा और 1-फेनिल 3-मेथिल पायरेजोल 5-ओन प्राप्त हो रहा है। इस पायरेजोल डेरिवेटिव का मेथिलीकरण करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसका सामान्य नाम एंटीपायरीन है जो बुखार उतारने के लिए एक फीवर को उतारने के लिए एक दवा के रूप में, मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हम एंटीपायरीन या जिसका नाम है 2,3 डाईमेथिल 1-फेनिल पायरेजोल 5-ओन ये हमको प्राप्त होता है। जब एसिटोएसिटिक एस्टर को यूरिया के साथ कंडेंस करवाते हैं तो 4-मेथिल यूरेसिल का निर्माण होता है। इसमें एसिटोएसिटिक एस्टर का इनॉल रूप यूरिया के साथ कंडेंस होता है और हमको 4-मेथिल यूरेसिल प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन्स का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एसिटोएसिटिक एस्टर अथवा इसके एल्किल डेरिवेटिव्स को जब हम कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, पूर्ण वैद्युत अपघटन करते हैं तो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एसिटोएसिटिक एस्टर के से हमको N-ब्यूटेन मिल रहा है और मोनोमेथिल डेरिवेटिव यदि लें तो आइसोपेंटेन या 2-मेथिल ब्यूटेन मिल रहा है। इसी प्रकार से डाईमेथिल ब्यूटेन लें तो हमको नियोहेक्सेन या 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन मिल रहा है।
तो इस प्रकार से इससे हम हाइड्रोकार्बन्स का भी सिंथेसिस कर सकते हैं। किस प्रकार? इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करके। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसीटोएसिटिक एस्टर की सहायता से हम 5, 6 और 7 मेंबर्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, और इसके लिए हमको एसीटोएसिटिक एस्टर की सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के साथ क्रिया करवानी होती है। फॉर एग्जांपल हम 1,5-डाइब्रोमो पेंटेन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमको विभिन्न स्टेप्स के द्वारा एसिटाइल साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो रहा है। तो ये तो था पूरा रिएक्शंस किसकी? एसीटोएसिटिक एस्टर की रिएक्शंस। अब इसके बाद में इससे अगले में हम इसकी कुछ अन्य अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।